जय स्वदेशी, जय भारत। स्वदेशी प्रेमी बहनों एवं भाइयों, इस समय हम लोग स्वदेशी वाणी में आज देश में जो एक विशेष परिस्थिति बनी है, हमारे ऊर्जा क्षेत्र को लेकर, बाकी क्षेत्र को लेकर भी, उसके विषय में आज यहाँ स्वदेशी शोध संस्थान दिल्ली के कार्यालय से हम लोग जो है चर्चा करने वाले हैं। आप सब लोग इस समय पर देश भर से, विश्व भर से भी कुछ होंगे बंधु बहनें इस समय पर जुड़े होंगे। सबसे पहले आज हम स्मरण करेंगे शक्ति दिवस को, क्योंकि 11 और 13 मई को 1998 को जब इस देश में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे, तो आज के दिन यानी एक दिन पहले 11 मई को, एक दिन बाद 13 मई को, 2 दिन 5 प्रकार के परमाणु विस्फोट भारत ने किए। और उन परमाणु विस्फोटों के कारण से भारत विश्व में एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बन गया। संपूर्ण विश्व में इससे पहले जो भारत की छवि थी कि एक कमजोर राष्ट्र, आर्थिक रूप से तो उस समय पर हम वैसे भी बहुत मजबूत स्थिति में नहीं थे, बहुत छोटी हमारी अर्थव्यवस्था थी, बाकी भी जियो पॉलिटिक्स में हम लोगों को बहुत स्थान नहीं था। एक छोटे देश के नाते से, जिसकी आबादी भले बड़ी हो लेकिन उसकी ना इकोनॉमी है, ना उसकी शक्ति है, ना जियो पॉलिटिक्स में उसका कोई स्थान है, ऐसा एक छोटा राष्ट्र ऐसा था हमारा छवि। किंतु परमाणु विस्फोट के कारण से संपूर्ण विश्व में भारत एक महान शक्तिशाली देश के नाते से रातों रात उभर गया, क्योंकि उससे पहले केवल 5 देशों के पास परमाणु शक्ति थी: अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। छठी शक्ति भारत बना। और भारत का बनना विशेष इस तरह से भी था कि किसी को कानों कान तक खबर नहीं थी। अमेरिका और उस समय के लोगों ने, उस समय के बड़े देशों ने उस समय पर भी कहा कि भारत पर प्रतिबंध लगाओ, भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाओ। भारत ने ऐसा कैसे कर दिया? भारत ऐसे बड़ा राष्ट्र कैसे बन सकता है? ऑस्ट्रेलिया ने अपना राजदूत वापस बुला लिया, तो अमेरिका ने प्रतिबंधों की घोषणा कर दी, और बाकी भी राष्ट्रों ने, यूरोप के राष्ट्रों ने अलग अलग तरीके से विरोध किया। किंतु भारत डट के खड़ा रहा। तो हम देखते हैं कि केवल 6 महीने के अंदर अंदर उस समय पर जो भी हमारे ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए, हमारे ऊपर रुकावटें डाली गई, वे सब निराधार हो गई, और भारत एक परमाणु शक्तिशाली संपन्न एक मजबूत राष्ट्र के रूप में संपूर्ण विश्व पटल के ऊपर जो है उदित होकर खड़ा हो गया। उसके बाद से भारत की आप यात्रा देखेंगे, हम दुनिया के 204 देशों में पहले 10-12 देशों में एकदम आ गए। उसी समय पर हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी उभरनी शुरू हुई। 2098 के बाद से अगर आप भारत के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी के आंकड़े देखेंगे, तो भारत 7.5-8% की गति से ग्रो कर रहा था। और उसके कारण से 2014-13 आते आते तक भारत विश्व में एक बड़ी इकोनॉमी के नाते से उभर रहा है, जो G20 कंट्री के अंदर सबसे तेज गति से उभरता हुआ राष्ट्र है, ऐसा सबके सामने आ गया। संपूर्ण विश्व में भारत अब एक बड़े प्लेयर के नाते से उभरना हुआ। तो भी 2013-14 तक और भारत वैसी स्थिति में नहीं आया था, किंतु 2014 के बाद भारत की विकास दर हुई, एक राष्ट्रवादी सरकार, क्या नाम है, आई भारत के अंदर श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और उसके बाद हम देखते हैं कि भारत जो विश्व में 11वीं 12वीं अर्थव्यवस्था पर था, धीरे धीरे 10वीं 9वीं 8वीं 7वीं 6वीं करते करते 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आज खड़ा हो गया है। और केवल उतना ही नहीं हुआ है, हम हर एक क्षेत्र के अंदर
एक बड़ा राष्ट्र के नाते से, जियो पॉलिटिक्स के अंदर आज विश्व में जिन 3-4 देशों 5 देशों की पहले चर्चा होती है, उनमें अमेरिका, चीन, भारत, रूस और यूरोपियन देश, चाहे फ्रांस होंगे या बाकी होंगे। जापान क्योंकि अभी शक्ति के मामले में थोड़ा पीछे है तो इसलिए थोड़ा पीछे हो गया। तो भी जो 5-6 देश आज दुनिया के बड़े देश माने जाते हैं, शक्ति के कारण से, आर्थिक व्यवस्था के कारण से, विकास दर के कारण से, उनके हथियार निर्माण की दृष्टि के कारण से, जियो पॉलिटिक्स प्रभाव के कारण से, उनमें आज भारत जो है ये एक बड़ी शक्ति के रूप में दिख रहा है। तो इस नाते से हमारे को एक स्मरण होना चाहिए, एक भारतीय के नाते से हम विश्व में जो पहले एक बड़े स्थान पर थे, बीच के 50-60 साल 70 साल किस कारण से हुए उसको अब नहीं गिनते, किंतु आज भारत जो है विश्व की एक बड़ी इकोनॉमी, एक बड़ी राष्ट्र, एक बड़ी सांस्कृतिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था के नाते से खड़ा हो गया है। और उसका परिणाम आप देखेंगे कि भारत कैसा हिसाब किताब होकर आया है कि भारत इस समय पर उसी गति के साथ विश्व पटल पर नेतृत्व करने की दिशा में आ रहा है। किंतु यहां साथ साथ कुछ कठिनाइयां और कुछ चुनौतियां भी उपस्थित हुई हैं। और वास्तव में किसी भी राष्ट्र की परीक्षा भी तभी होती है कि अब उसके सामने आई परीक्षाएं, उसके सामने आई चुनौतियों में किस समय निपटता है। अभी परसों ही अपने प्रधानमंत्री जी ने पहले हैदराबाद और उसमें बेंगलोर में, और कल गुजरात के सोमनाथ में एक बड़ी अपील की है देश के नाम। आप सबने अवश्य सुना होगा, अगर नहीं सुना तो जरूर सुनिए, सब जगह यूट्यूब पर सब जगह उपलब्ध भी है। और उस अपील में उन्होंने क्या चीजों का कहा है, तो ध्यान में आया देश को कि अरे जिन मुद्दों पर स्वदेशी जागरण मंच पिछले 2-2.5 महीने से लगातार आग्रह कर रहा था, उन्हीं मुद्दों के ऊपर प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य दिए। हम 1.5-2 महीने से ऊर्जा आत्मनिर्भरता अभियान चला रहे थे। हमने रुड़की IIT में स्वदेशी शोध संस्थान की जो कॉन्फ्रेंस हुई उसमें इसके ऊपर बकायदा एक प्रस्ताव लाया, बकायदा पूरा विषय रखा सबके सामने। भारत का ऊर्जा क्षेत्र की कमजोरी ये बड़ी विचित्र है। आप लोगों को सुन के हैरानी होगी, हम कैसा राष्ट्र हैं। अपनी जरूरत का जो डीजल और पेट्रोल के लिए आवश्यक कच्चा तेल होता है वो 87%, 87-88% जो है हम विश्व से आयात करते हैं। और वो कोई छोटा मोटा बिल का नहीं है। आप लोगों को देखना हैरानी होगी, 150 अरब डॉलर, और $1 लगभग 95 रुपए में जाता है। 150 अरब डॉलर का वैश्विक हमारा जो है आयात है केवल क्रूड ऑयल का। भारत का जो आयात बिल है उस आयात बिल का 25-26% केवल कच्चा तेल है। और कच्चा तेल ही केवल नहीं है, और उसके साथ गैस है, रसोई गैस जिसको हम प्रयोग करते हैं। कितनी? लगभग 14 से 15 अरब डॉलर की और गैस ये हम मंगवाते हैं। जो नेचुरल गैस है LNG जिसको कहते हैं, LPG 14-15, लगभग 13-14 की LNG ये हम आयात करते हैं। यानी अगर देखेंगे कुल मिलाकर इतना बड़ा आयात बिल भारत का सबसे अधिक है, और इसके कारण से भारत के रुपए पर वो है दबाव पड़ रहा है। उसके कारण से हमारा जो वो है बजट घाटा वो बहुत अधिक बढ़ता है। सबसे पहला इसको रोकना होगा। प्रधानमंत्री जी ने इसी के लिए अपील की है। क्या हम रोक सकते हैं? आप लोग ध्यान में करेंगे तो ध्यान करेगा 50% से अधिक तो वास्तव में हम वैसे ही प्रयोग कर रहे हैं, अनजाने में, समझदारी नहीं दिखा रहे हैं, थोड़ा हमें पता नहीं है। आप कहेंगे पता नहीं है, ये कैसे हो गया? मैं बताता हूं पता कैसे नहीं है। हमारे पास बिजली, ये जो देखिए मेरे पीछे भी ऊपर जल रही है ऐसी बिजली वगैरह, ये बिजली भारत में इस समय पर लगभग 530 गीगावाट पैदा होती है, जबकि किसी एक पीक आवर में हमारे को 285-287 गीगावाट हमारे को चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास बिजली जो है वो इस समय पर पर्याप्त है। बिजली भी ऊर्जा है और गैस और पेट्रोल के कारण से भी ऊर्जा है, दोनों ऊर्जा हैं। घर की ऊर्जा हमारे पास पर्याप्त है
और हम बाहर से ऊर्जा जो है और आयात कर रहे हैं, और उसके कारण से इतना भारी अपना पैसा बिल जो है हर वर्ष भेज रहे हैं। कितना? तो 150 अरब डॉलर, यानी यूं मानिए कि लगभग 4600 करोड़ रुपया प्रतिदिन। फिर दोहरा रहा हूं, 4600 करोड़ रुपए प्रतिदिन हम विदेशों में अपना पैसा भेज रहे हैं, जबकि हमारे पास ऊर्जा तो अपने घर में बिजली पर्याप्त है, हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, हमारी घरेलू उत्पाद है। अगर हम इसको बदल कर लें अपने घर की आदत के द्वारा, तो हम बहुत बड़ा अपना आयात बिल जो है कम कर सकते हैं। और आप सब हम कर सकते हैं। सरकारों को बाद में बात करता हूं, सरकारों से भी हमारी बातचीत हो रही है कि क्या क्या आप कर सकते हो, क्या क्या आपको करना चाहिए। किंतु इसको जरा ध्यान करिए, अगर हम अपनी गैस जो जलाते हैं 14-15 अरब डॉलर का, तो सीधा सीधा एलपीजी का गैस है, फिर एलएनजी भी है 13-14 अरब। अब गैस की बजाय अब घर में इंडक्शन का आपको वो जलाने लग जाइए, चूल्हा जो बिजली से चलता है। और आपको मालूम है कि नहीं मालूम है, बिजली के चूल्हे से जो खर्चा है वो 60% आता है, जबकि इससे जो है बिल जो है हमारा 100, अगर एक चीज बनाने में 100 यूनिट क्या नाम है 100 रुपए की रसोई गैस खर्च होती है, उतने 60 रुपए की उसमें जो है वो बन जाएगी, बात बन जाएगी। हमारे को ध्यान करना चाहिए। तो इस नाते से अगर हम करेंगे तो वो प्रक्रिया जो है ठीक ठाक चलनी चाहिए। हमारे को रसोई गैस के बजाय चूल्हा इंडक्शन के उस पर आ जाएं। व्हीकल हम जो चलाते हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल पर आ जाएं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम मेट्रो में अगर सफर करना शुरू कर दें तो प्रतिदिन जलने वाला हमारी कारों में डीजल और पेट्रोल, इसको कम करने में हम बहुत बड़ी मात्रा में सफल हो सकते हैं। बड़ा बड़ा एकदम काम हो जाएगा, उस पर हम आ सकते हैं। छोटी छोटी चीजों में हम बचाते जाएं। तो देखें, हमारी लिफ्ट चलती हैं, हमारे एसी चलते हैं। अब एसी की अजीब कथा है कि मई जून के महीने में, मैंने वहां भी कहा था, मई जून के महीने में हम एसी अपने 16, 17, 18 पर चला देते हैं, ठंड होती है बहुत, और रात को रजाई ओढ़ते हैं। मई जून के महीने में पहले 16, 17 पर एसी चलाएंगे, फिर रजाई या बड़ा कंबल ओढ़कर सोएंगे। ये कैसा विरोधाभास है? क्यों हम इतना ऐसा कर रहे हैं? शरीर भी खराब कर रहे हैं, अपने घर का बिजली का मीटर बिल भी अधिक बढ़ा रहे हैं, देश का आयात बिल बढ़ा रहे हैं। ये तो अच्छी बात नहीं। इसलिए एक देशभक्त नागरिक के नाते, एक जिम्मेदार नागरिक के नाते से क्या हम ये तय करें कि एसी रात को ही चलाएंगे और एसी कभी भी 24 से कम नहीं चलाएंगे। मेरे को अभी एक वाइस चांसलर हमारे कार्यकर्ता हैं, वो कहते सतीश जी मैं तो 27-28 पे से नीचे चलाता ही नहीं और बड़ा कंफर्टेबल रहता हूं, बड़ा ठीक ठाक रहता हूं, क्यों चलाएं? मैं एक दिन निकला, सवेरे 5:30 बजे फ्लाइट थी, और कार में ड्राइवर जो निकला उसने शीशे बंद कर दिए और क्या नाम है एसी चला दिया। मैंने कहा तूने ऐसा क्यों किया? उन्होंने कहा नहीं वो तो आप चल रहे हैं तो एसी तो चलाना है। मैं क्यों चलाना है? सवेरे 5:30 बजे का समय है, 6 बजे मैं सैर पर निकलता हूं ताजी हवा लेने के लिए। बाहर शुद्ध ताजी हवा चल रही है और यहां एसी के शीशे चढ़ाकर एसी ऑन कर रहे हैं, और उसके कारण से पेट्रोल और डीजल ज्यादा खर्च होता है। हमारे को अपनी इन आदतों में सुधार करना चाहिए कि कार, और उसमें आजकल गर्मियों के दिन हैं, 10-11 बजे से पहले एसी चलाने की कोई जरूरत नहीं, और शाम को 5-6 बजे के बाद उसकी जरूरत नहीं। शीशे नीचे करिए, जो ताजी हवा आ रही है वो बड़ी अच्छी है। ऐसे छोटे छोटे प्रयोग, कहां हम अपने एसी, कहां हम अपने गैस, कहां पर हमने पेट्रोल, कहां पर अपना डीजल बचा सकते हैं। जैसे ही इस पर आप सारा देश सोचने लगेगा, ये दिमाग से निकाल दीजिए कि हां सरकार को हमने कह दिया अब सरकार करे जो करे। सरकार भी अपना काम कर रही है, लेकिन कोई भी देश केवल सरकारों के भरोसे जो है आगे नहीं बढ़ता। जब तक उस देश के सामान्य लोग ये आगे बढ़कर अपने देश की अर्थव्यवस्था, अपने देश की सुरक्षा व्यवस्था के लिए खड़े नहीं होते, तो केवल सरकारी बाबुओं और सरकारों के सहारे छोड़ने से कोई भी देश बड़े नहीं बनते। इसलिए मेरा आग्रह आप सब लोगों से कि हम सब लोग सबसे पहला काम आज से ये संकल्प कर लें कि कैसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, रसोई गैस में चूल्हे जलाने से लेकर, एसी कम करने से लेकर, कार इसमें इसका लिफ्ट में हम का प्रयोग नहीं करेंगे,
और जितना भी प्रयोग करेंगे, सोलर अपने यहां लगाएंगे, रूफटॉप सोलर में सब्सिडी बड़ी अच्छी मिल रही है, हम उसका प्रयोग करेंगे। ऐसे छोटे छोटे प्रयोग सारा देश करने पर आ जाए तो बहुत बड़ी बात हो सकती है भाई। मैं अभी शबरी यहां गया था सवाई माधोपुर में, वहां पर गोबर गैस प्लांट बहुत अच्छे स्तर का, बड़ा सक्सेसफुल। गांव गांव में हमारे यहां पर गाय गोबर और इसका है हिसाब किताब। अगर हम ऐसे छोटे क्या नाम है इसका, ये जो रहते हैं गोबर गैस प्लांट, इनका प्रयोग करेंगे तो देखेंगे विकेंद्रित ऊर्जा व्यवस्था में ये लाइनों की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिलेंडरों की जरूरत नहीं पड़ेगी, और बड़ी मात्रा में हम देश का आयात बिल जो है वो कम कर सकेंगे। आज ये संकल्प करने का दिन है बंधुओं, इसको जरा हम ध्यान में रखें। दूसरी एक बात जिसका प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया और वो बड़ी चिंता की बात है, हमारा बड़ा एक बिल वो किस चीज का आता है, वो आता है हम फर्टिलाइजर्स आयात करते हैं, यूरिया और बाकी पोटाश, सल्फर, और ये भी इन खाड़ी देशों से आता है क्योंकि ये इसे पेट्रोल के ही कच्चे तेल से इन चीजों से बनता है। या तो रूस से आती है हमारी चीजें, या फिर यूएई से, या ये कुवैत वगैरह इन खाड़ी देशों से आती हैं इन चीजें। अगर हम ध्यान में करेंगे, पिछले वर्ष का अकेले यूरिया का आयात जो है ये लगभग 50-52 हजार करोड़ रुपया है। ध्यान करना, 50-52 हजार करोड़ रुपया केवल यूरिया का बिल। 40% तक वो हमारी खपत का हमारे को आयात करना पड़ता है। और जो एक सर्वे आया है कि वह वास्तव में क्या है कि हमारे किसान भाई खासकर इसको ध्यान नहीं करते, वो अधिक पैदावार हो जाए इसलिए यूरिया थोड़ा ज्यादा डालते हैं। एक यूरिया का बड़ी बोरी ये वास्तव में 3,000 रुपए की है, लेकिन हमारे को किसानों का ध्यान रखते हुए 300 की देनी पड़ती है। एक एक बोरी पर 2,500 2,700 रुपए की सब्सिडी देनी पड़ती है। और हमारे बंधु गलती से, ना समझ के कारण से, जितनी जरूरत है उससे अधिक यूरिया डालते हैं। उससे वो जो गेहूं है वो भी विषैली होती है, उससे भी बड़ी बात है अपनी धरती को खराब कर बैठते हैं। क्योंकि जिस धरती में जरूरत से ज्यादा रसायन जाएगा वो धरती 4-5 साल बाद बंजर होने लगती है। मैं पंजाब में प्रचारक रहा हूं, मुझे मालूम है सैकड़ों क्या नाम है एकड़, वो हजारों एकड़ हेक्टेयर जमीन आज बंजर और संकरी हो गई है। अपनी जमीन खराब करके, अपना पैसा खराब करके, केवल उसी समय थोड़ी ज्यादा फसल आ जाएगी इस चक्कर में हम कर बैठते हैं। तो हमारे को दूसरा बड़ा जो है रासायनिक और फर्टिलाइजर्स जो है इसको रोकना होगा। उसकी जगह पर प्राकृतिक कृषि का बहुत सफल प्रयोग है। गुजरात के अंदर तो 80,000 हेक्टेयर से ऊपर, 80,000 से अधिक किसान सफलतापूर्वक आज इसका उत्पादन कर रहे हैं। जैविक कृषि से उत्पादन करिए। आजकल अनेक प्रकार के ऐसे सरल तरीके आ गए हैं जिससे कृषि की उपजाऊ क्षमता भी बनी रहती है, जो अन्न होता है वह भी जहरीला नहीं होता, और कुल मिलाकर हम और अपने देश को फर्टिलाइजर के आयात बिल से भी जो है निजात कराने में और वो हो जाएंगे। इसको भी जरा ध्यान करने वाली बात है। तीसरा एक जो मामला है वो है आर्थिक राष्ट्रवाद का। मैंने जब आंकड़े देखे तो मुझे बड़ी हैरानी हुई। आप जानते हैं भारत में सबसे बड़ा आयात बिल तेल और गैस के बाद किसका है? एक ऐसी चीज का है जिसकी हमारे को वास्तविक जीवन में कोई जरूरत नहीं, वो केवल हमारी सोच के कारण से है। सबसे बड़ा आयात बिल, और वो है सोने का। प्रति वर्ष कितने का सोना आयात करते हैं जानते हो बंधुओं बहनों? हम प्रति वर्ष लगभग 820-822 टन सोना दुनिया से आयात करते हैं, खरीदते हैं। हमारे यहां अपना तो 30-40 टन होता है, हमारे को उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन हम भारतीयों में सोने के प्रति आकर्षण ऐसा है, और उसके कारण से पता क्या हो रहा है? प्रति वर्ष हमारा आयात बिल सोने का है, केवल सोने का 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक। 5 लाख करोड़ रुपए, आश्चर्य होगा इतना भारी। ये रुपया जो डॉलर के मुकाबले में 95 रुपए पर गया बैठा ना, इसका 2 बड़े कारण हैं। एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट का आयात, और दूसरा गोल्ड का आयात। अगर हम, और तीसरा ये फर्टिलाइजर जो बताया है, अगर हम इन 3 चीजों पर केवल काबू पा लें तो, मैं अर्थशास्त्री तो नहीं हूं लेकिन मेरा मोटा अनुमान है, अगर 1 साल, जैसी अपील भी की है, 1 साल अगर गोल्ड का आयात हम नीचे ले आए
पेट्रोल और गैस का नीचे ले जाएं, ये जो रुपया 95 के आसपास है, ये 70 के आसपास हो जाएगा पर डॉलर। 25 रुपए डॉलर के प्रति सुधार होने की संभावना है। मैं आंकड़े नहीं बता रहा हूं, लेकिन मेरा एक मोटा अनुमान है। क्यों? सबसे अधिक जो बिल हमारे जो हैं आयात बिल वो हैं ही हैं। और वैसे एक बात बताऊं, अगर हम पेट्रोलियम और रत्न आभूषण ये दोनों अगर वो कर दें, क्या नाम है, निकाल दें, तो हमारे आयात हैं 446 अरब डॉलर के और हमारा निर्यात है 437 अरब डॉलर का। यानी हम तो आयात और निर्यात बराबर हो जाएं एक वर्ष में। फिर दोहरा रहा हूं, हमारे गैर पेट्रोलियम और गैर रत्न आभूषण जो आयात हैं वो केवल 446 अरब डॉलर हैं, निर्यात है हमारा 437 का, यानी लगभग बराबर 6 या 7 का केवल फर्क रह जाएगा। हमारी तो बल्ले बल्ले एक वर्ष में हो जाए। केवल एक ही काम करना है, पेट्रोल रोक देना है, डीजल पेट्रोल, ये इसकी जगह पर बिजली जो हमारे यहां उत्पन्न है, और आभूषण यानी खासकर ये सोना जो हमारे घरों में इतना, दुनिया में सबसे अधिक सोना जानते हो कहां है? आपके यहां, हमारे देश में, भारत में, हमारे घरों में। दुनिया के किसी घर में इतना, हमारे यहां गरीब से गरीब ही ना घर में 1 तोला 2 तोला 3 तोला सोना जरूर रखता है। ये मानसिकता का जुड़ा विषय पुरानी है, लेकिन इसको ध्यान करो। जो है आपकी घर में शादी है, आपकी बेटे की शादी है, बहू को डालना है, जो पहले वाला है वही डाल दो। बेटी की शादी है, जो माँ के पास है ये दे दो, ट्रांसफर करते रहो। माँ पे है ही इतना, और अगर किसी का नहीं है तो उसको देने की जरूरत क्या है, अगर वो इतना ही है तो। लेकिन ये 2 काम कर लेने से आप देश का आयात और निर्यात को जो बजट घाटा है ये 0 कर लोगे। जरा ध्यान करना, आजादी के समय पर परवानों ने जो काम किया था उससे बड़ा काम आप और हम कर सकते हैं यदि 2 चीजों पर ही हम केंद्रित हो जाएं। तो इसको भी जरा ध्यान करिए। तो हमारे को ये करने वाली बात है। और उस नाते से हमारे को ना केवल सोने की खरीद वगैरह कम करनी है, लेकिन छोटी छोटी चीजें भी करें। हम दुनिया में आजकल वेडिंग डेस्टिनेशन का मोदी जी ने बार बार आग्रह किया है कि वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए थोड़ा सा भी मिडिल परिवार हुआ, हम उसके लिए कहाँ जाते हैं? थाईलैंड जाएंगे, दुबई जाएंगे, फलाना जाएंगे। घूमने के लिए कहाँ जाएंगे? और पेरिस जाएंगे। क्यों भाई? अंडमान निकोबार द्वीप समूह जाओ भाई, अपने यहाँ पर सरदार पटेल की मूर्ति देखने के लिए वहां जाओ भाई, विवेकानंद कन्याकुमारी जबरदस्त चीज है, वहां जाओ भाई। देश में कितना बड़ा देश है। मैं कुरुक्षेत्र का मैं प्रचारक रहा हूं, कुरुक्षेत्र में जाओ भाई। इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें, सुंदर सुंदर चीजें, स्थान बने हुए हैं, हम उसका उपयोग करें। बहुत बड़ी विदेशी मुद्रा जो है हम खर्च कराते हैं जब हम केवल घूमने के लिए, जो आवश्यक विदेश में जाना है, बिजनेस के लिए जाना है, बाकी वो तो जाना चाहिए, उसमें कोई रोक नहीं है। लेकिन जो केवल घूमने के लिए जाना है, शादी करने के लिए जाना है, अपना पैसा शादी के समय पर हम सबसे अधिक खर्च करते हैं, वो हम कराएं सिंगापुर में, वो हम कराएं मलेशिया में, मालदीव में, यूएई में या कहीं पर, ये तो अच्छी बात नहीं। इसलिए शादी ब्याह या फिर वैसे जो घूमने के लिए जाना है, वो हम विदेश की बजाय अपने देश का ही जगहों का प्रयोग अगर करते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत बड़ी मात्रा में इसको कहते हैं आर्थिक राष्ट्रवाद, आर्थिक देशभक्ति। क्या हम ये कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं, छोटी छोटी चीजों। और बल्कि वो कैसे बढ़ सकता है? भारत का सांस्कृतिक पर्यटन कैसे बढ़ सकता है? विश्व का सबसे प्राचीन देश है हम, इसलिए अगर हम जरा ध्यान कर लेंगे तो विश्व के इस प्राचीनतम देश में हमारा अभी जो विश्व का जो पर्यटन है उसमें अभी हिस्सेदारी 1-2% से ऊपर नहीं है, जरा ध्यान करना। लेकिन अगर हम ये कर ले जाएं तो हम वास्तव में बहुत बड़ी मात्रा में देश में जो है विदेशी मुद्रा ला सकते हैं, अगर विश्व में बैठे हुए जो हमारे लोग हैं उनको प्रोत्साहित करके भारत में पर्यटन हेतु प्रोत्साहित करें। इसको राष्ट्रवाद कहते हैं, यह आर्थिक राष्ट्रवाद है। तो इसके ऊपर जो है हमारे को चलना होगा। हम जरा इसके बारे में विस्तार से सोचें। एक क्षेत्र जो हम पहले से स्वावलंबन का है और भारत में जिसको तेजी से उभरना है, और वो है रोजगार का। हम जानते हैं हम युवा शक्ति का देश है, पहले से हम इसको कहते हैं कि हमारे को नौकरियां लेने वाला नहीं, नौकरियां मांगने वाला नहीं, नौकरियां देने वाला राष्ट्र बनना है। इसलिए हमारे को उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप, नवाचार, नवोन्मेष, R&D, इसके ऊपर बढ़ना है। स्टार्टअप कल्चर को हमने अपनाना है। उद्यमिता, छोटे उद्योग, छोटे काम, स्वरोजगार। इसलिए हमारे यहां उद्घोष लगाते हैं
गांव शहर की एक पुकार, उद्यमिता और स्वरोजगार हमारे को बहुत बड़े मात्रा में है। अगर हम ठीक ठाक ढंग से स्वरोजगार करते हैं तो बड़ी मात्रा में हम काम कर सकते हैं, और बल्कि बाहर भी जो काम कर रहे हैं उद्यमी, उनको यहां बुलाना चाहिए। थोड़े दिन पहले अपने जो स्वदेशी शोध संस्थान के चेयरमैन हैं श्रीधर वेम्बू जी, उन्होंने अपील की थी ट्विटर के ऊपर कि जो विदेश में बस गए अपने सुपर ब्रेन हैं, अच्छे एंटरप्रेन्योर हैं, वो वापस आए, ब्रेन गेन जिसको कहते हैं, आकर भारत को बनाएं, भारत में अपनी कंपनियां खोलें। हमारे सत्यम नंडेला हों या हमारे दूसरे सुंदर पिचाई हों, उन्होंने जाके अमेरिका की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां बना दी, भारत में क्यों नहीं बना सकते भाई? अब भारत पहले जैसा तो कमजोर राष्ट्र रहा नहीं, अब हमारे पास सब कुछ है, यूपीआई है, हमारा 24/7 बिजली है, वाईफाई है, एवरीथिंग है, रेलवे है, कनेक्शंस हैं, एयर क्या नाम है सर्विसेज हमारी है, एविएशन सेक्टर हमारा, अब सब ठीक ठाक है। इसलिए अगर हम इस समय पर अपनी उद्यमिता, इनोवेशन इस पर आते हैं तो हमारे को बहुत बड़ा भारत को आर्थिक और रोजगार के क्षेत्र में लाभ मिलने वाला है। भारत को मैन्युफैक्चरिंग का वैश्विक हब बनाना, ये प्रत्येक युवा का, प्रत्येक भारतीय का स्वप्न होना चाहिए। उसके ऊपर जरा सोचिए हम कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, हम कर सकते हैं, इसको आगे कैसे ले जाना, इसके ऊपर भी हम जो है और विचार करेंगे तो ठीक ठाक आएगा। पांचवा बिंदु अंतिम जरूर है, अंतिम तो खैर क्या है लेकिन तो भी, वो है स्वदेशी भाव जागरण। बड़ी बात हम पहले से भी करते आए हैं, क्या हम स्वदेशी की छोटी छोटी चीजों पर प्रयोग करते हैं? क्या घर में सामान्य प्रयोग होने वाली चीजें, टूथपेस्ट, साबुन, कोल्ड ड्रिंक, इन चीजों में क्यों हम विदेशी चीजें ले आते हैं भाई, जबकि स्वदेशी उपलब्ध है, बड़ी अच्छी उपलब्ध है, ऐसा भी नहीं कि है नहीं। अब डाबर की मैं करता हूं टूथपेस्ट, मैं देखता हूं बहुत अच्छी है, किसी भी कॉलगेट या बाकी विदेशी कंपनी के मुकाबले। पहले कोई जमाना रहा होगा जब नहीं थी, आज जब भी आप बाजार में जाएं तो हम तो उद्घोष लगाते हैं, जब बाजार जाएंगे सामान स्वदेशी लाएंगे। सामान स्वदेशी लाना ही लाना है हम लोगों ने, तो उस नाते से छोटी छोटी चीजों से प्रयोग शुरू करिए। सरकारें क्या करेंगी, मैं पक्के उससे कह सकता हूं, वर्तमान सरकार स्वदेशी के प्रति केवल प्रतिबद्ध नहीं है, उसके अनुसार नीति नियामन कर रही है। हमने भी इस समय गैस तेल पर जो है एक नीति प्रपोजल उनको दिया है, उस पर हम भी आग्रह करेंगे। लेकिन बड़ी बात क्या है कि सरकार जो करती है करे, समाज को क्या करना, ये सबसे प्रमुख बात है। हम स्वदेशी का प्रयोग करें, खरीद फरोख्त में ही केवल नहीं, हमारे आचार व्यवहार में रहता है क्या, हमारे जन्मदिन हम किस पद्धति से मनाते हैं, क्या हमारी वेशभूषा कैसी रहती है। वो कहते हैं भाषा, भूषा, भेषज और भाव, ये स्वदेशी रहना ही चाहिए। स्वदेशी स्वावलंबन और स्वाभिमान के साथ, इसके साथ अपनाना है। स्वदेशी मजबूरी में नहीं, मजबूती के साथ जब हम प्रयोग करते हैं तभी स्वदेशी का भाव जो है जन जन में आता है। कोई भी राष्ट्र ऐसे खड़े नहीं होते, जो भी राष्ट्र खड़े होते हैं उसकी अनिवार्य आवश्यकता होती है कि उनके लोगों की आंतरिक देशभक्ति है क्या, चाहे हमारे हस्ताक्षर करने का मामला हो, चाहे कोई खरीद करने का मामला हो। आज देश बहुत सी चीजों में आगे निकल आया है। एक केवल उदाहरण बताता हूं, मैंने जब आंकड़े पढ़ रहा था कि अगर बजट घाटा हमारा इतना जा रहा है, वस्तु से हमारे को हमारा 700 लगभग हमारा जो निर्यात है वो है 728 अरब डॉलर का हमारा आयात है, और हमारा निर्यात है 437 अरब डॉलर के आसपास का, यानी कुल मिलाकर 286-87 अरब डॉलर का हमारा अधिशेष यानी हमारा घाटा है। पूरा कहां से होता है? आपको सुखद आश्चर्य होना चाहिए कि हम सर्विस सेक्टर के निर्यात से, हमारा सर्विस सेक्टर का निर्यात है 387 अरब डॉलर का, और हमारा उसका आयात है केवल 152 अरब डॉलर का, यानी कि 235 अरब डॉलर हम सेवा क्षेत्र से कमाते हैं, सरप्लस हैं। अगर वस्तु में हम खोते हैं तो इसमें हम कमाते हैं सर्विस सेक्टर में। ये हमारी ताकत है, हमारे युवाओं के आईटी सेक्टर के कारण से, बैंकिंग सेक्टर के कारण से, फाइनेंस सेक्टर के कारण से, हमारा सब प्रकार का डिजिटल क्या नाम बूम इस समय पर हमारे को कमाई दे रहा है। ऐसे ही जो बंधु हमारे विदेश में गए हुए हैं, आपको जानकर सुखद वो रहना चाहिए, गत वर्ष 135 अरब डॉलर रेमिटेंसेस के मामले में, यानी जो बंधु बहनें हमारे विश्व में गए हुए हैं, अमेरिका, रूस या बाकी कनाडा वगैरह गए हुए हैं, इंग्लैंड गए हुए हैं,
दुनिया में सबसे अधिक रेसिपेंट यानी जो क्या नाम है ये पैसा प्राप्त करने वाला देश है वो भारत है। तो हम सर्विस सेक्टर से कमाते हैं लगभग 235 अरब डॉलर और हम 135 डॉलर कमा लेते हैं वहां से। इसके कारण से रुपए के मुकाबला जो है बना हुआ है कुछ। अन्यथा आपको मालूम है हमारा पड़ोसी पाकिस्तान की क्या हालत है मालूम है? ₹450 है $1 की कीमत वहां पर। पेट्रोल वहां पर ₹400 प्रति लीटर मिल रहा है। भारत के पास तो कैपेसिटी थी इसलिए हमने स्टोर करके रखा हुआ था, इसलिए हम ज्यादा दाम नहीं बढ़ने दिए। इस नाते से इसको ध्यान में करेंगे। भारत की बहुत सी अच्छी मजबूतियां हैं। अगर ये 3-4 क्षेत्र जिसका आज जिक्र किया है, पेट्रोलियम के और गैस के आयात को रोकना है, गैस चूल्हे से लेकर मेट्रो में वाहन करें, अपने वाहनों का प्रयोग कम करें, सामूहिक पुलिंग कार पुलिंग करें, जो मर्जी करें उस पर करना है। फर्टिलाइजर्स और ये जो खाद वगैरह के कारण से हमारा इसको कम करना है। हमारे को पर्यटन पर जाने वाला और बाहर जाने वाला वो कम करना है। रोजगार के क्षेत्र में हमारे को उद्यमिता इनोवेशन को अपनाना है और स्वदेशी भाव इसका जय जयकार करना है। ऐसे 5 बिंदुओं पर अगर हम बहुत अच्छे तरीके से बढ़ते हैं, सारा देश एक साथ बढ़ता है, तो निश्चित रूप से हम बहुत बड़ा परिवर्तन, एक आर्थिक क्षेत्र का परिवर्तन, इसे ही देशभक्ति कहते हैं। कोई देशभक्ति हमेशा बॉर्डर पर जाकर देश की रक्षा करना नहीं होती, वहां जान गंवाना नहीं होती ना। डॉक्टर हेडगेवार भी कहा करते थे, एक जगह लिखा हुआ था, देश के लिए मरना सीखें। डॉक्टर जी ने उसके नीचे लिख दिया, देश के लिए जीना सीखें। देश के लिए मरने की उस समय थी आवश्यकता, तब तो थी, लेकिन आज देश के लिए मरने की आवश्यकता इतनी नहीं है, देश के लिए जीने की आवश्यकता है। और किस तरीके से? ये जो 5 बिंदु दिए हैं, ऐसा एक स्वदेशी स्वावलंबन अभियान स्वदेशी जागरण मंच द्वारा सारे देश में चल रहा है। स्वदेशी जागरण मंच के जो सहयोगी संगठन हैं वे भी बड़ी मात्रा में इस पर काम कर रहे हैं, वे भी सहयोग कर रहे हैं। और हमारे को केवल स्वदेशी जागरण मंच का अभियान नहीं है, सारे देश का अभियान है। हमारे को उन संगठनों को भी अपने साथ लेकर चलना है, समाज के बाकी सब संगठनों को भी साथ लेकर चलो, सामूहिक बैठकें करो और सबको कहो छोटी छोटी बैठकें करके कि हमारे को इन 5 बिंदुओं के आधार पर देश में स्वदेशी और स्वावलंबन का वातावरण बनाना है, अपना व्यापार घाटा ये 0 करना है। ऐसा एक वातावरण बनाएंगे इन दिनों में, अगले 4-6 महीने डट के हमारे को इसके ऊपर संपूर्ण देश के अंदर एक प्रबल वातावरण बनाने की तैयारी करना। मुझे लगता है इस समय पर आपने इतनी ध्यान से सुना, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले आने वाले दिनों में हम देश को इसी तरीके से स्वदेशी के पथ पर, स्वावलंबन के पथ पर आगे बढ़ता देखेंगे। सरकार अपने प्रयत्न करेगी, देश और समाज अपने प्रयत्न करे। इतना अगर हम करेंगे तो हम अपने जीवन का कर्तव्य भाव ये ठीक से निभा पाएंगे। इस समय पर इतना कहना पर्याप्त। जय स्वदेशी, जय भारत।